अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अमार है। आज हम इंशाल्लाह करेंगे मई जून 2019 का पेपर 11 फॉर ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया इज़ फेलिंग टू रीच इट्स फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पुअर रेल, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ लैक ऑफ स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, अच्छा अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं। पहली बात कि भाई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है बहुत पुअर। दूसरी बात कि हमारा जो लेबर है वो है बहुत गंदा। ठीक है, so they're asking you which factors of production need to be increased. Easy, labor or per capital. Simple. Yeah. The fundamental economic question is how to meet unlimited wants with limited resources. What is an example of limited resources? देखो, आपको जो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं वो बेसिकली आपके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल्स की वजह से होती हैं, या फिर आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक फर्म के अंदर you do not have that capacity to basically increase your production to such a level that you can easily meet the available demand in the entire market. ठीक है, तो एक कह रहा है insufficient consumers good in the local shops। गलत, क्योंकि आपकी लोकल शॉप्स के अंदर हमेशा there is a over supply of consumer good। ठीक है, you have a wide choice to choose। बी कह रहा है insufficient jobs to allow full employment। आपके पास कभी भी full employment नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में होते हैं, या फिर कोई ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होती। ठीक है, सो यू ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव अनएम्प्लॉयमेंट। सी कह रहा है इनसफिशिएंट मशीनरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल गुड्स। एग्जैक्टली, देखो आपके पास इतनी मशीनरी है ही नहीं कि आप जिस डिमांड है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो डिमांड है उसको आप फुली मीट कर सको। आपके पास हमेशा हमेशा डिमांड की आपके पास एक ना एक्सेस होती है। यू ऑलवेज हैव अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, इससे तो आपकी प्राइस आपकी ना सेट होती है। ठीक है, तो उसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज नॉट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपके पास जो दो टाइप की जो आपके पास होती हैं स्टेटमेंट्स इन योर इकोनॉमिक्स 9708, तो वो एक है आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली आपकी फैक्ट बेस्ड होती है, फैक्ट बेस्ड। ठीक है, और वो आपको बताती है कि भाई क्या अभी हो रहा है, कि व्हाट इज। जबकि आपके पास जो दूसरी होती है आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली होती है ओपिनियन बेस्ड, और वो आपको बताती है कि व्हाट ऑट टू बी, फिर व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। सो ये पूछने की भाई कौन सी स्टेटमेंट इज़ नॉट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई ये फाइंड करनी जो कि नॉर्मेटिव हो, इट शुड बी ओपिनियन बेस्ड। ठीक है, ए कह रहे हैं एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीजेज अ विश टू सेव। दिस इज फैक्ट बेस्ड, आपको साफ पता चल रहा है कि भाई एक फैक्ट है। ठीक है, वी कैन टेस्ट इट। जो आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है वी कैन बेसिकली टेस्ट इट। ठीक है, जबकि ओपिनियन बेस्ड होती है वो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर बनी होती है, इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर बनी होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दे आर आस्किंग अबाउट नॉट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट द ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम। ये भी आपकी फैक्ट बेस है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स कॉजेज मोर आवर्स ऑफ वर्क टू बी सप्लाइड। ये भी आपकी फैक्ट बेस है भाई, ये आपको बता रही है कि व्हाट इज। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स, इन्होंने यहाँ पे बात की है इज द फेयरेस्ट वे टू फाइनेंस द नेशनल हेल्थ सर्विस। इसने ये नहीं कहा कि भाई इससे ये होता है या फिर इससे ये होगा, उसने कहा कि भाई ये वाला ही वे है जो कि दिस द ओनली वे। सो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन ओपिनियन, कि ये किसी बंदे का ओपिनियन है, तो आंसर डी होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज अ पीपीसी कर्व। It indicates the combination of consumer goods and capital goods produced by an economy using all of its available resources. What does position X indicates? हमारी जो position X है वो basically हमारे PPC curves के बाहर है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर हमारे पास उतनी प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो नहीं हैं कि हम पॉइंट एक्स पे जाके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनसफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल। Question number 5. The tariff on Indian goods entering the US falls from 10% to 5%. What will be the most likely effect on the producers and the consumer surplus in the US? So now let's draw a diagram. It is best explain with the diagram. ये हमारा है supply curve और ये हमारा है demand curve.
ठीक है। और हमारी प्राइस आई विल डिनोट इट विद वाइट कलर, ये हमारी प्राइस है, ठीक है। ये हमारी प्राइस है विद द 10% इम्पोर्ट टैरिफ, ठीक है। और फिर हमारी प्राइस ये मैं P1 लिख दूंगा, एंड देन आवर प्राइस फेल टू हेयर P2, और यहाँ पे हमारे पास 10% टैक्स था, यहाँ पे हमारे पास 5% टैक्स है, ठीक है। एनीवेज लेट्स लुक एट द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास पहले कहाँ था? पहले हमारे पास ये था कंज्यूमर सरप्लस पूरा। आपका जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो हमेशा आपकी डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लेवल से अबव, वो सारा आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। और अब आपका कौन सा है कंज्यूमर सरप्लस? अब आपका ये पूरा है, सो दिस एंटायर रीजन इज योर कंज्यूमर सरप्लस, जिसका मतलब ये हुआ कि योर कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली इंक्रीज्ड, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट योर प्रोड्यूसर सरप्लस। आपका जो पहले प्रोड्यूसर सरप्लस था वो था आपका ये वाला, दिस एंटायर रीजन वाज योर प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। हाउएवर अब क्या हुआ, सिंस द फॉल इन प्राइस, अब आपको जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो गिर गया टू दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। सो ये आपका है प्रोड्यूसर सरप्लस, सो बेसिकली डिक्रीज्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। Quite an easy question. Moving on to question number 6. The diagram shows the demand for and supply of carrots. What is true at price P? Price P पे अगर देखा जाए तो हमारी डिमांड है एट दिस पॉइंट और हमारी सप्लाई है एट दिस पॉइंट। तो हमारे पास क्या है? शॉर्टेज ऑफ डिमांड, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ सप्लाई है हमारे पास। वी हैव एक्सेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ कैरेट्स, नो। देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ कैरेट्स, एग्जैक्टली, कि ये पूरा हमारा है सरप्लस। Moving on to question number 7. The diagram shows the market for handmade furniture. हम यहाँ पे प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। विच एरिया ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर सरप्लस। अभी बात करें वही अपनी जो हमने कहा था ना पहले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ऑफ और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस हमेशा होता है अपने सप्लाई कर्व से अबव और प्राइस लेवल से नीचे। तो ये होगा ये पूरा हिस्सा, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय y। देखा जाए तो इसका आंसर C होगा, इट इज डिनोटेड बाय y, ठीक है। और जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा वो बेसिकली होगा ये वाला, अबव योर प्राइस लेवल बट बिलो योर डिमांड कर्व, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. हाउ इज द मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ कम्पिटिटिव मार्केट ऑब्टेन्ड। आपकी कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो टोटल मार्केट सप्लाई है वो आप किस तरह ऑब्टेन करते हैं? सिंपल, by aggregating, by basically summing up all the supply of all the firms producing that specific product. तो उसका आंसर ये होगा। आप कभी उसको एवरेज नहीं करते, आप नहीं उसको कैलकुलेट करते हो, नहीं आप उसको एस्टिमेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 9. द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर लग्जरी कार्स, ठीक है। लग्जरी कार्स का मतलब ये हुआ कि आपकी जो उसकी YED है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। एनीवेज पहले आप D1 में थे, नाउ यू आर एट D2। तो इसका मतलब आपका इनवर्स शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब इसकी डिमांड डिक्रीज हुई है। द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व D1 टू D2 कैन बी एक्सप्लेन बाय अ डिक्रीज इन एयर ट्रैवल। नहीं, अगर आपका डिक्रीज इन एयर ट्रैवल होता तो इससे आपकी जो डिमांड कर्व है इट वुड शिफ्टेड टुवर्ड राइट, इट वुड शिफ्ट आउटवर्ड्स, क्योंकि आपकी विद द डिक्रीज इन योर एयर ट्रैवल अब लोग शिफ्ट हो जाएंगे टू कार्स, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। बी कह रहा है एन इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग बाय लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चरर्स। अगर इस तरह होता तो आपकी जो अपनी डिमांड है वो आपकी बढ़ जाती, आपकी जो कंजम्पशन है वो आपकी बढ़ जाती। सी कह रहा है एन इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती तो आपकी जो लग्जरी कार्स हैं पीपल तो उसको ज़्यादा बाय करते, पर ये भी नहीं हुआ। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। जब आपकी प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेगी तो लोग कार्स कम खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि अब उनके पास खर्चा ज़्यादा आ रहा है, हेंस दे कैन नॉट अफोर्ड इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली जिसको हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं XCD कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, बल्कि हम ऑप्शंस को ही देख लेते हैं, वही आपको एक्सप्लेन करते हैं बेस्ट। एक है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस ऑफ गुड X ड्यू टू चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड Y। अगर आपके पास जो प्राइस होती है वो कभी भी आपकी XCD के अंदर नहीं आती, आई मीन कि प्राइस और जो डिमांड है, ठीक है, वो आपका इस तरह नहीं आता। कभी
द रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ प्राइस की बात नहीं करती। एक्सीडी हमेशा बात करती है द रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ना कि ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। बी कह रहा है द रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली ऑफ अ गुड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस नहीं होती, इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। सी कह रहा है द रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली ड्यू टू अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई। अच्छा हाँ, नहीं गलत। देखो आपके पास इन्होंने दोनों बार क्वांटिटी ही मेंशन कर दी है, दिस इज रॉन्ग। डी कह रहा है द रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ गुड एक्स, दिस इज करेक्ट, ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, दिस टू इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, कंज्यूमर्स रिसीव एन इंक्रीज इन देयर इनकम, तो उनकी जो इनकम्स हैं वो बेसिकली इंक्रीज हो गई हैं। विच सर्कमस्टेंसेज विल कॉज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड टू इंक्रीज द मोस्ट। अभी बात करेंगे सबसे ज़्यादा किससे इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आपकी इन्फीरियर गुड है तो उससे आपकी जो उसकी डिमांड होगी वो बेसिकली डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि विद एन इंक्रीज ऑफ योर इनकम्स आपकी जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनकी डिमांड बेसिकली गिर जाती है। तो इन ये ए और बी नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल गुड होगी। नाउ लेट्स लुक एट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर वो प्राइस इन इलास्टिक होती, ठीक है, तो उससे क्या होता कि जब उसकी डिमांड बढ़ती और उसकी प्राइस बढ़ती तो जो सप्लायर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू बेसिकली क्या कहते हैं सप्लाई दैट स्पेसिफिक आउटपुट जो कि उस प्राइस पे उनको मिल रही है, ठीक है। दे विल नॉट बी एबल टू कोप विद दैट विद दैट इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइस इन इलास्टिक। हैंस इससे में सबसे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। किससे होगी सबसे ज़्यादा इंक्रीज? अगर हमारी PES प्राइस इलास्टिक है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ही डिमांड बढ़ेगी, जो ही आपकी प्राइस आपकी बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे आपका फ़ौरन जो आपका सप्लायर्स हैं या फिर आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल एबल टू कोप विद द डिमांड एंड देन दे विल इंक्रीज देयर सप्लाई, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, एन अनस्टेबल डिसइक्विलिब्रियम इज व्हेन अ मार्केट डज नॉट रिटर्न to an original equilibrium point from a disequilibrium position. The diagram shows the market with two equilibrium points, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट equilibrium point है वो है ये वाला, पहले हम यहाँ से, ठीक है। At which price the market at which price in the market is the market in an unstable disequilibrium। अच्छा, अगर ये यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट किधर बनता है? दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ बनता है जहाँ पे हमारी सप्लाई मीट करिए डिमांड से, ठीक है। इसके अंदर अंदर एट एनी पॉइंट वी हैव चांस कि भाई इन दोनों में से एक पॉइंट पे वो वापस आ सकती है, मगर एट पॉइंट ए वो दोनों को क्रॉस करके आगे निकल गई है। हेंस ये कि हम कहेंगे इट्स एन अनस्टेबल डिसइक्विलिब्रियम। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, द टेबल shows the quantity of a product supplied at two different prices by four firms A, B, C and D. Which firm has a price elasticity of supply में बात करें PES equal to 1, which means कि भाई वो यूनिट इलास्टिक होगी, यूनिट इलास्टिक when the price falls from 10 to $8, ठीक है। सो अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी का जो फार्मूला क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट पुट द डेटास, ठीक है। हमारे पास चेंज इन प्राइस कितनी है? -20% है ना, फ्रॉम 10 to 8। अच्छा, इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको एक परसेंटेज के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आया 10 से जब हम 8 पे गए तो इट्स अ -20% चेंज हमारे पास आया, ठीक है। लुकिंग एट द क्वांटिटी सप्लाइड, हमारी जो फर्म ए थी वो पहले प्रोड्यूस करी थी 500, ठीक है, यूनिट्स, और अब कितने करी है? अब करी 300। सो इफ़ यू लुक एट द परसेंटेज चेंज जो हमारे पास आया है उसको एक मिनट में जस्ट शो यू कैलकुलेटर। देखो इसका होता है, इसको इसे निकालते हैं। अब जस्ट पुट इट समवेयर हियर। हम पहले डालेंगे अपनी न्यू वैल्यू जो कि है 300 माइनस ओल्ड वैल्यू जो कि है 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय और ओल्ड वैल्यू जो कि 500 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास -40%, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस लिखेंगे -40, ठीक है। सो -40 डिवाइड बाय -20, दिस गिव्स एन आंसर ऑफ -2, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता जब ये हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं, बेशक वो डिमांड हो या फिर वो सप्लाई हो, ठीक है, इट डजंट मैटर। तो टू हमारा इक्वल नहीं है, 2 तो बल्कि इलास्टिक है। हम बात करें यूनिट इलास्टिक की, ठीक है। हम वी वांट अ PES ऑफ 1, हेंस ए रॉन्ग है। बी की लेट्स लुक एट बी, ठीक है। इसकी कितनी थी? इसकी 2 थी। बी की अगर हम निकालेंगे तो ये बनती है अबाउट 1.5, और अगर सी की निकालेंगे तो ये बनती है PES एग्जैक्टली 1,
और अगर डी की निकालें तो ये बनती है 0.5, क्योंकि यहाँ पे 50 का डिफरेंस है ना, 50-50 का, तो इस तरह हैंस इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी पी एस इज इक्वल टू 1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। To improve its financial position, a government decides to reduce expenditure on investment in the public sector. अब अपना वो इन्वेस्टमेंट जो है उस पर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बेसिकली डिक्रीज कर रही है। डिस्पाइट दिस देयर वाज नॉट अ फॉल इन योर इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी जो जीडीपी था उसके अंदर कोई फॉल नहीं आया। क्यों? इसका जो मोस्ट लाइकली इफेक्ट होगा ना, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन, इससे ये होगा कि आपका जो ओरिजिनल बजट डेफिसिट था ना वो बेसिकली रिड्यूस हो गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग खत्म कर दी या फिर आपने रिड्यूस कर दी, इससे क्या हुआ, आपको जो इंक्रीजिंग डेफिसिट था वो आपका कम हो गया। ठीक है, जब वो कम हुआ तो देखो आपके आपका अगर आप जो डेफिसिट होता है वो आपका कब बनता है, व्हेन यू हैव इंक्रीज योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, और जब भी आप अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हैं मोर देन दैट ऑफ योर रेवेन्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग योर एग्रीगेट डिमांड एंड योर जीडीपी। ठीक है, जिसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने अपना रिड्यूस किया अपना एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे ये हुआ कि आपका बजट डेफिसिट रिड्यूस हुआ, आपकी जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक सर्टेन लेवल पे बाय इन्वेस्टिंग इन इट, बाय इंजेक्टिंग इन इट, आप उसको यहाँ तक ले आए हैं। ठीक है, अब आपका जो डेफिसिट है आप उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू जीडीपी फ्लरिशेस एट दिस पॉइंट, या फिर इट में इवन स्टार्ट टू इंक्रीज। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। एन इकॉनमी हैज़ 20% हाउसिंग शॉर्टेज, the government builds 10% more houses for poorer families and fixes the rent below the equilibrium for the market। इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं अपनी मैक्सिमम प्राइस की। मैक्सिमम प्राइस या फिर हम कहेंगे प्राइस सीलिंग, ये हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे लगती है। ठीक है, विच इफेक्ट विल दिस डायरेक्ट प्रोविजन हैव ऑन द मार्केट। ए कह रहा है ग्रेटर इम्बैलेंस इन द मार्केट इन प्राइवेट हाउसिंग विल डेवलप। गलत। आपकी जो इम्बैलेंस होता है ना वो आपका होता है जब आपकी रिसोर्सेज एलोकेट गलत होती हैं। इसमें तो आपकी बल्कि रिसोर्स आपकी सही एलोकेट हुई है, इससे आपकी बल्कि जो इम्बैलेंस होगा वो आपका नहीं होगा, बल्कि आपका जो बैलेंस है यू विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड योर बैलेंस इन योर प्राइवेट हाउसिंग मार्केट। ठीक है, बी कह रहा है हाउसिंग वेटिंग लिस्ट नॉट टोटली अनरिलेटेड, द सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट हाउसिंग विल फॉल शॉर्ट ऑफ डिमांड। एग्जैक्टली, देखो आपका शॉर्टेज जो थी वो थी 20% की, गवर्नमेंट को उसका आइडिया नहीं था, इट मे हैव इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से इट ओनली बिल्ड 10% मोर हाउसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो उसकी सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट हाउस है, ठीक है, वो फॉल शॉर्ट हो गई है डिमांड के मुकाबले में। अच्छा, डी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो आपकी जो सप्लाई ऑफ प्राइवेट हाउसिंग है वो हमें डाटा दिए गए नहीं है कि भाई वो कितने से फॉल करेगी, और अगर वो बल्कि वो फॉल नहीं करेगी, वो उल्टा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि नाउ यू हैव आपकी जो प्राइसेस होगी वो राइज करेगी, क्योंकि अब आपकी जो शॉर्टेज है वो अब कम हो रही है। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड एन इक्विलिब्रियम। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। विच स्टेटमेंट अबाउट नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्रीज इज करेक्ट। ए कह रहा है भाई प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्री जो है इज यूजुअली लेस कॉम्पिटिटिव देन अ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री। गलत। आपकी जो प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्री होती है इट इज़ मोर कॉम्पिटिटिव देन योर नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री। इसकी मिसाल लेनी तो फिर पीटीसीएल को देख लो, जैज़ को देख लो। जैज़ इज़ अ प्राइवेटाइज इंडस्ट्री, जबकि पीटीसीएल हमारा एक नेशनलाइज था, अब तो बल्कि प्राइवेटाइज हो गया वो भी। बी अ प्रॉफिटेबल प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी नेशनलाइज, इट एवरी इंडस्ट्री कैन बी नेशनलाइज्ड अगर वो आपकी कंट्री के अंदर है। सी कह रहा है प्राइवेटाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो खाली आपकी जो मनी सप्लाई है उसको देखती है भाई, आपके मनी सप्लाई एंड योर इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई और फिर आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज अ वे ऑफ रेजिंग मनी फॉर द गवर्नमेंट। आपके पास जब पैसा खत्म होगा तो फिर आप अपनी कुछ फर्म्स, आप अपने कुछ इदारे प्राइवेटाइज कर देते हैं ताकि आपको उससे आपको ना शॉर्ट रन के अंदर आपको फ़ौरन आपको पैसा मिले जो फिर आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 17 कह रहा है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सब्सिडीज, दे आर पेड टू फर्म्स, ट्रू, दे हैव टू बी पेड बैक। गलत। दे रिड्यूस द cost of production, true, they shift the supply curve to the right, true, क्योंकि जब आपकी कॉस्ट गिरेंगी तो फिर आपको जो है सप्लाई कर्व इट विल डेफिनेटली शिफ्ट टुवर्ड द राइट। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज अनलाइकली टू अकर विद एन इंक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी वो आपकी ऑफकोर्स इंक्रीज होगी, दिस इज ट्रू। उन्होंने पूछा अनलाइकली।
बी इम्प्रूव यूज ऑफ रिसोर्सेज, दिस टू इज ट्रू, क्योंकि पब्लिक गुड्स आर मोस्टली अंडर फेड या फिर अंडर कंज्यूम्ड, क्योंकि लोगों को इसकी जो गुड एक्सटर्नलिटीज़ हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो आपकी रिसोर्सेज क्या बेसिकली इम्प्रूव्ड यूज़ होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी इंक्रीज तो नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक गुड से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली इंक्रीज नहीं होती। पब्लिक गुड आप लगाते ही हैं सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। अगर आपने जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो फिर कहाँ होगी, डिफेंस में होगी और कहाँ होगी, वो सारे की सारी चीज़ें आपके सोशल वेलफेयर के अंदर ही आती हैं। डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जो भी कुछ हो गया वो आपके सोशल वेलफेयर के अंदर ही आती है। सो आपकी बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी खास इंक्रीज नहीं होगी। डी, आपके रिडक्शन इन टैक्स का आपके पब्लिक गुड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 19, द डायग्राम शोज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स फॉर एन इकॉनमी। अच्छा, अगर हम देखें तो पहले हम यहाँ पे थे एट E1 एंड नाउ वी आर एट हेयर एट E2, और हमारी जो प्राइस है वो यहाँ से गिरी है फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है। What would cause a change in the aggregate demand from AD to AD1? इसका हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं लेफ्ट वर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स। डिक्रीज इन बजट सरप्लस, अगर आपका जो बजट सरप्लस है उसके अंदर डिक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से आपका सरप्लस डिक्रीज हुआ। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, अगर हम AD का लगाएं, फार्मूला लगाएं, यहाँ पे लिखता हूँ C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, इन चारों कंपोनेंट्स में से अगर एक भी चीज़ आपकी इंक्रीज हो जाए, इन दिस केस हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है ये वाली, आपका एग्रीगेट डिमांड फॉरन इंक्रीज हो जाएगा। हैंस ए इसका आंसर नहीं होगा। बी कह रहा है कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक इंस्टेड ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। अगर आपके डोमेस्टिक गुड अगर आपकी इंक्रीज होती हैं तो फिर आपका एडी बढ़ेगा नहीं या फिर नहीं बढ़ेगा? ऑफकोर्स बढ़ेगा ना, क्योंकि अभी आपकी जो ये वाला हिस्सा है, आपको जो कंजप्शन है वो आपकी बेसिकली इंक्रीज हो रही है, विच विल ट्रिगर एडी, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन ऑप्शन सी, गवर्नमेंट कैंपेन्स टू एनकरेज हाउस होल्ड सेविंग्स। एग्जैक्टली, इससे क्या होगा, सेविंग्स आर अ फॉर्म ऑफ विदड्रॉल्स, ठीक है, विदड्रॉल्स। ये आपकी जो सेविंग्स से या जब आपकी सेविंग्स इंक्रीज होती है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बेसिकली गिर जाती है। व्हेन योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज होती है देन योर एग्रीगेट डिमांड बेसिकली फॉल। क्यों? क्योंकि अब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, दे नॉट कंज्यूमिंग मोर, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है। हेंस इसका आंसर सी होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका एडी शिफ्टेड फ्रॉम AD टू AD1। डी भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती तो इन्वेस्टमेंट से बल्कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर AD फार्मूला, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती तो आपको फॉरेन एग्रीगेट डिमांड भी आपकी इंक्रीज होती। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वुड कॉज अ शिफ्ट इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। हम बात कर रहे हैं अपनी SRAS बट नॉट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई LRAS, ठीक है। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, इससे आपकी शॉर्ट रन भी आपकी बढ़ती है एग्रीगेट सप्लाई, और फिर आपकी जो लॉन्ग रन में भी आपकी डेफिनेटली बढ़ती। तो ये नहीं होगा आंसर। बी कह रहे हैं चेंज इन द मनी वेज रेट, इससे आपकी शॉर्ट रन में तो आपकी बढ़ती है मगर आपकी लॉन्ग रन के अंदर नहीं, हाँ लॉन्ग रन के अंदर आपकी नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मनी वेज रेट होती है वो लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल पे आ जाती है, वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, ठीक है। तो बेशक डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, ठीक है, इट विल ऑलवेज कम टू अ नॉर्मल वेज रेट इन द लॉन्ग रन। इसका आंसर बी होगा। सी कह रहा है एन एमिग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज, जिससे आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी इफेक्ट होती और आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी इफेक्ट होती। डी कह रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स एक्सीडिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है, इससे आपकी शॉर्ट रन भी होती है इफेक्ट और आपकी लॉन्ग रन भी ऑफ कोर्स इफेक्ट होती है। तो इसका आंसर बी है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, विच इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिस्क्राइब्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूटिव। जब भी आप बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूटिव की, इसका मतलब क्या है कि हम बात करें इनकम, क्योंकि हम इनकम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने टर्म ऑफ ट्रेड की बात की हुई है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने होल्ड मनी की बात की हुई है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है फ्रीक्वेंटली चेंजिंग प्राइस की, ये भी नहीं होगा। डी, हाँ डी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बात की है फिक्स्ड इनकम्स की, सिंपल, द लॉस ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ पीपल ऑन फिक्स्ड इनकम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच सिचुएशन विल अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन। जब भी हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो इसका मतलब क्या है कि हम बात करें प्राइसेस ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स और ऑफ आवर इम्पोर्ट्स, ठीक है, एक्स या फिर अपना एम, ठीक है।
तो उसका आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्राइस के बारे में बात की। द प्राइसेस ऑफ इट्स इंपोर्ट्स राइज बाय मोर देन द प्राइसेस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। यहाँ दोनों में उन्होंने प्राइस की बात की है। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वैल्यू की बात की है, वैल्यू होती नहीं हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर। सी में उन्होंने वैल्यू की फिर से उन्होंने बात की हुई है। डी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम की बात की हुई है। यहाँ भी देखो वॉल्यूम, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू। टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमेशा और हमेशा हम प्राइस की बात के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एक्स एंड वाई ट्रेड विद ईच अदर। कंट्री एक्स imposes a general tariff of 20% on imports from country Y. Sorry. In which circumstances will be the imposition of the tariff be unfavorable to country X? भाई अपने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उस country X को क्यों अनफेवरेबल होगा, इन विच सर्कमस्टांसेस वो टैरिफ उसके अपने लिए क्यों वो अनफेवरेबल होगा, ठीक है। ए कह रहा है इफ कंट्री एक्स इज सीकिंग टू प्रोटेक्ट इट्स इन्फेंट इंडस्ट्रीज, तो फिर ये तो फिर आपका फेवरेबल होगा ना, इससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। बी कह रहा है इफ कंट्री एक्स लैक्स द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्सिडीज, एग्जैक्टली, सॉरी इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप बाहर से वो रॉ मटेरियल्स आप बंद कर रहे हैं जो कि आपके पास खुद नहीं है। इससे आपकी जीडीपी इफेक्ट होगी, इससे आपकी जो है इकॉनमी है वो आपकी इफेक्ट होगी, इससे आपकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, ठीक है। हैंस इट विल बी अनफेवरेबल टू योर ओन कंट्री। सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं डंपिंग की और दूसरे में बात कर रहे हैं पीईएस की, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा हाँ एक और बात, ये जो डंपिंग होती है ना, डंपिंग जो डम्प्ड, ये बेसिकली उसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंट्री एक्स है और ये कंट्री वाई है, तो कंट्री एक्स की फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक गुड है, उसकी प्राइस है इसको मैं कर देता हूँ, ये आपका कंट्री एक्स है, ये आपका कंट्री वाई है, ठीक है। और कंट्री एक्स में आपके पास एक फर्म है जो कि $5 की एक चीज़ बेच रही है, मगर जब वो एक्सपोर्ट करती है बाहर टू कंट्री वाई तो वो बेचती है फॉर $3, ठीक है। तो ये बेसिकली डंप करी है। इससे क्या होगा कि जो कंट्री वाई की जो लोकल मार्केट है या फिर जो उसकी डोमेस्टिक मार्केट है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो ये वाली कंपनी है ये इन द शॉर्ट रन ये लॉस इनकर करेगी, और जो ही ये पूरी मार्केट को डोमिनेट कर लेगी देन इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज इट्स प्राइस, ठीक है, एंड देन इट मे चार्ज $10 टू कवर अप इट्स लॉसेस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डंपिंग, कहते हैं डंपिंग, एंड इट्स क्वाइट हार्मफुल, क्योंकि ये आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं इनको तबाह कर देती है। इट हैपेंड इन इंडिया एज वेल। जब वॉलमार्ट ने ना ट्राई किया था कि भाई वो इंडिया में अपना खोले स्टोर्स ना, तो फॉरेन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो वॉलमार्ट जो आपका है यार वोल्डेमॉर्ट नहीं, वॉलमार्ट, आपको जो वॉलमार्ट है वो इट्स ह्यूज एक रिटेलर है, ठीक है। तो इंडिया के जो जितने भी छोटे हैं रिटेलर हैं या फिर जो करियाने की दुकान है, आपकी जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, ठीक है, वो सारे ख़तरे में आ जाते हैं ना अगर आपका एक ये वॉलमार्ट आ जाता है। और वॉलमार्ट अगर आ जाता है सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटन इन द रिटेलर इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो पूरा जो कम्पिटिशन है उसको डोमिनेट कर लेता है ईजीली, ठीक है। हैंस इंडिया ने उसको डिक्लाइन कर दिया कि हमारी अपनी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर इफेक्ट आएगा। इवन दो वॉलमार्ट के आने से आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी इट वुड इंक्रीज, बट स्टिल क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट दैन योर MNCs। Question number 24. The diagram shows aggregate supply and aggregate demand curve for an economy. पहले हम X पे थे and then we move to Y, ये SRAS1 to AD1, तो ये यहाँ बनता है। तो बेसिकली हमारा aggregate supply curve जो है वो बड़ा है और हमारा aggregate demand curve भी बेसिकली बड़ा है। What would cause the movement from X to Y? Sorry, ये क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, तो ए कह रहा है डिक्रीज इन इनकम टैक्स। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो एडी है, आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी बेसिकली बढ़ेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्जैक्टली, इससे भी आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो भी आपकी बढ़ेगी, है इसका आंसर ये होगा। बी कह रहा है डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी मगर एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली डिक्रीज होगी, तो ये नहीं होगा आंसर। सी कह रहा है एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी एंड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी। डी कह रहा है एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बेसिकली इफेक्ट होगी और फिर गिरेगी, और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली इंक्रीज होगी, तो ये भी नहीं, आंसर ए है, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. द टेबल शोज चेंजेस इन द पॉपुलेशन, प्राइस लेवल एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और नॉमिनल GDP है हमारे पास, ठीक है।
व्हाट हैपन टू रियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पर हेड बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। तो रियल जीडीपी हम किस तरह निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी इसका फॉर्मूला बताया था। नॉमिनल जीडीपी जीडीपी डिवाइडेड बाय योर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्राइस इंडेक्स को हम कहते हैं बेसिकली डिफ्लेटर, इसको हम कहते हैं डिफ्लेटर, ठीक है, या फिर उसको कहेंगे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एनीवेज देखते हैं हम हमारा रियल जीडीपी कितना है। नॉमिनल जीडीपी अगर हम ईयर 1 का देखें, ये हम बात कर रहे हैं ईयर 1 की, ठीक है। ईयर 1 का अगर हम देखें तो हमारा नॉमिनल जीडीपी था 400 डिवाइड बाय 100, तो आपका रियल जीडीपी बनता है 4, ठीक है। ईयर 2 का अगर हम देखें, ईयर 2 तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी था वो है 480 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर हमारा जो डिफ्लेटर है वो बेसिकली है 120, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनता है, ये आपका 4 बनता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आपके रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज। नाउ लेट्स लुक एट रियल जीडीपी पर हेड, उसको किस तरह निकालेंगे। वी विल सिंपली डिवाइड 4 बाय 50, ठीक है। तो हम 4 डिवाइड करेंगे बाय 50 क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी पर हेड निकालना ना, तो पर हेड हमारी हम पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 50 मिलियन थी, ठीक है। सो मैं इसको 50 से डिवाइड करूँगा तो ये आपके पास आंसर बनता है 4 डिवाइडेड बाय 50, ये लगा 0.08 मिलियन, ठीक है। ये आपका था ईयर 1 के अंदर। और अगर हम देखा जाए तो ईयर 2 के अंदर बात करें अगर हम, तो ईयर 2 के अंदर आपको 4 डिवाइड बाय कितनी थी आपकी पॉपुलेशन, 55 होगी, ठीक है। तो आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे लिख देंगे 55। सो लेट्स लुक 4 डिवाइडेड बाय 55, दिस गिव्स यू 0.07, ठीक है, 0.07 मिलियन। तो ये क्या हुआ, 0.08 से बेसिकली हम डिक्रीज हुए हैं, वी फेल टू 0.7, हेंस और रियल जीडीपी पर हेड बेसिकली फेल, तो इसका आंसर ए होगा। सॉरी, ये क्या बोलेगा, आई एम स्टिल स्टक विद यूजिंग दिस पेन। तो बस आपने याद रखना है अपना आपने बस इसको याद रखना है कि आपने अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी दिया गया है और आपने रियल जीडीपी फाइंड करना है, तो आप सिंपली नॉमिनल जीडीपी को आप डिलीट, सो आपको उसको डिवाइड कर देंगे डिफ्लेटर के डिफ्लेटर, हाँ, आप नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेटर से डिवाइड कर देंगे, इससे आपकी रियल जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। Moving on to question number 26, the table shows selected balances for from a country's balance of payment account in 2016. What was the country's current account balance? Current account के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं 4, बेसिकली मैं इसको 3 कहता हूँ क्यों, देखो आपके पास होती है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ लोग उसको सेपरेट कहते हैं कि भाई ट्रेड इन गुड्स सेपरेट है और फिर ट्रेड इन सर्विसेज सेपरेट है। आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेट, हेंस आई विल कंसिडर 3 थिंग्स, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट थिंग आ गई। दूसरी थिंग होती है मेरे पास नेट इनकम्स, ठीक है, नेट इनकम्स आ गई। और जो तीसरी थिंग है, जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है वो है नेट ट्रांसफर्स, ठीक है। नेट ट्रांसफर्स के अंदर आपके पास जितनी आपकी ट्रांसफर आपकी जो है ना ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, एड है, डोनेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, लोन्स हो गए एंड ऑल नहीं, लोन्स तो मेरे ख्याल से नहीं, हाँ लोन्स नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आती हैं, नेट ट्रांसफर्स के अंदर आती हैं। नेट इनकम के अंदर आपके पास आती है प्राइमरी इनकम आती है, तो आपके पास प्राइमरी इनकम भी है, आपके पास सेकेंडरी इनकम भी है, ये आपकी आ गई नेट इनकम्स। और ट्रेड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको तुम आ गई। आपके पास खाली एक कंपोनेंट नहीं है और वो है नेट ट्रांसफर्स, आपके पास नहीं है, ठीक है। तो हम जितने कंपोनेंट्स हमारे पास हैं वही हम निकालेंगे। सो इसका इक्वेशन क्या होगी, -30 +10 और -8, this gives you -18 बिलियन, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, सिंपल। अच्छा, ये हमारा करंट अकाउंट है नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट आपके नेट ट्रांसफर्स के बगैर आपका ये इनकम्प्लीट होता है, हेंस दिस इज बेसिकली और इनकम्प्लीट करंट अकाउंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, what is the Marshall Lerner condition? State must be present for
फॉर अ डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी टू कॉज एन इम्प्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट बैलेंस। या जो मार्शल लर्नर साहब है ना, इन्होंने कहा था कि अगर हमारी जो PED है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स प्लस और PED ऑफ आवर इम्पोर्ट्स, अगर इन दोनों का जो सम है, जो हमारी PEDs ऑफ एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का जो सम है वो बनता है 1, अच्छा वो ग्रेटर देन 1 है, वो है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब कि वो इलास्टिक है, ठीक है। तो फिर आपकी जो अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो या फिर वो डिप्रिशिएट कर जाए, तो उससे बेसिकली आपके जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसमें आपको एक इम्प्रूवमेंट आएगी, वो बेसिकली आप उसमें बेनिफिट करेंगे। और ये सिंपल लॉजिक भी देखो, अगर आपकी PED जो है वो है फॉर योर एक्सपोर्ट इज़ इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस देयर विल बी अ ह्यूज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो गई हैं। सस्ती होने का मतलब ये है कि भाई इनकी प्राइस फॉल हो गई है, ठीक है। तो इनकी प्राइस फॉल होने से आपकी जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे आपके करंट अकाउंट को फ़ायदा पहुंचेगा। नाउ यू आर मोर इनकम पीछे आ रही है, आपके कंट्री के अंदर आ रही है। और अगर आपकी PED ऑफ इम्पोर्ट्स दैट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो ही आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो बाहर की चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएंगी। और फिर PED ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि अगर आपकी प्राइस बढ़े फॉर योर इम्पोर्ट्स, ठीक है, अगर उनकी प्राइसेस बड़े हैं तो इनकी जो बेसिकली डिमांड है वो बेसिकली फ़ौरन गिर जाएगी, ठीक है। इससे आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, वो आपका ख़त्म होगा एंड बेसिकली आप यू विल मूव टुवर्ड अ करंट अकाउंट सरप्लस। सिंपल, इट्स लाइक टोटल लॉजिक। तो इसका आंसर होगा द प्राइस द PED फॉर एक्सपोर्ट्स एंड नहीं, हम बात करें सम की बात करें, यहाँ उसने एंड की बात की है, द सम एग्जैक्टली द सम की बात करें ऑफ PED एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1, एग्जैक्टली दिस इज आंसर। डी क्या है, द प्राइस द सम एग्जैक्टली फॉर एक्सपोर्ट्स एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट इज लेस नहीं भाई, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, इट शुड बी मोर देन 1। तो उसका आंसर सी होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, what is most likely to be increased by a policy of increased direct taxes and lower government spending? अगर आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं तो उसका मतलब क्या हुआ है कि आपको जो बजट डेफिसिट है वो आपका कम होगा इससे, और लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी आपका बजट डेफिसिट क्या होगा, कम होगा। तो ये किस चीज़ की बात करें, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ये इंक्रीज नहीं होगा बल्कि ये तो डिक्रीज होगा। बजट डेफिसिट भी आपका डिक्रीज होगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी आपकी डिक्रीज होगी क्योंकि आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग खत्म होगी है ना, तो इससे आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इफेक्ट होगी और आपकी एग्रीगेट डिमांड बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी जो लेवल ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि नाउ आपकी जो है गवर्नमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी नहीं दे रही और उसने टैक्सेस भी उसने इंक्रीज कर दी हैं। सो बेसिकली आपकी जो पुअर जो है आपकी कम्युनिटी है, दे विल स्टिल रिमेन पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू गेट अ जॉब। Moving on to question number 29. To encourage people to work, a government increases the minimum income level at which people start to pay income tax, ठीक है। मैंने यहाँ बात की है start to pay। तो जब उन्होंने मिनिमम इनकम लेवल ही बढ़ा दिए तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पुअर लोग हैं नाउ दे हैव मोर क्या कहते हैं, मोर बाउंड्री उनके पास ज़्यादा वो इनकम इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर दे स्टार्ट टू पे टैक्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आर बीइंग फॉलोड है, ठीक है। अगर हम फिजिकल पॉलिसी देखें तो टैक्स की बात यहाँ पे आ गई है ना, टैक्स तो फिजिकल पॉलिसी इज ऑल अबाउट टैक्सेस, हैंस करेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी गलत, मॉनेटरी पॉलिसी इज ओनली एंड ओनली अबाउट योर मनी सप्लाई एंड योर इंटरेस्ट रेट, तो ये इसका आंसर होगा। और सप्लाई साइड पॉलिसीज एग्जैक्टली क्यों हम बात कर रहे हैं, मिनिमम लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम लेवल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पूरे लोग हैं, हमारी जो सप्लाई है, हमारे जो वर्कर्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, सिंपल, सॉरी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। अ कंट्री विद लो अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा अब हमारे पास लो अनएम्प्लॉयमेंट है एंड a managed floating exchange rate has a persistent current account deficit on its balance of payment. Which policy to reduce this deficit is most likely to keep unemployment low but cause inflation, ठीक है।
भैया अब ये पूछना है कि कौन सी पॉलिसी इस तरह की होगी जिसकी वजह से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नीचे रहे और हमारा जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो हमारा पूरा हो जाए और जो हमारी इन्फ्लेशन है वो भी हमारी अकर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम डिप्रिशिएट करें अपनी करेंसी, इससे क्या होगा, डिप्रिशिएट करने से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी लो होगी। क्यों? क्योंकि इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी। वाई? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का जो फार्मूला है C+G+I +X-M, ठीक है। तो अगर हमारी डिप्रिशिएट करने से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो बेसिकली पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और जब ये बढ़ेंगी तो फिर हम इसका इफेक्ट किस पे आएगा, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर आएगा और ये फॉरन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली लो रहेगी, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आपके पास आ जाएगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। और आपका जो डेफिसिट है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउ यू विल नॉट हैव टू इंक्रीज योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि आपको जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर बेसिकली वो उसका पूरा कोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। बी कह रहा है हायर डायरेक्ट टैक्सेशन, इससे आपकी उल्टा एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। इससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन तो इससे शायद हाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन शायद हो जाए। सी कह रहा है हायर इम्पोर्ट टैरिफ्स, इससे भी आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है। और हायर इंटरेस्ट रेट से तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इफेक्ट होगी, आपकी इन्फ्लेशन भी इफेक्ट होगी, आपकी जो डेफिसिट है वो भी आपको उल्टा इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर ए था। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम करेंगे क्वेश्चन पेपर, आई थिंक सो आई विल चेक आउट क्वेश्चन पेपर 13, ठीक है, ऑफ मई जून 2019, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। और फिर इंशाल्लाह अभी मैं हाँ कल पेपर है एस लेवल का ना, तो मैं रात को एक क्लास लूँगा इंशाल्लाह। उसमें आई विल ट्राई टू अच्छा हाँ मैं ऐसा करूँगा कि रात को ना आई विल जस्ट डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो जो भी दे आर लाइकली टू कम इन टुमारोज पेपर, या फिर वो टॉपिक्स या वो स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, आई विल मेंशन दैट टॉपिक्स, ठीक है। और इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी एंड इट विल हेल्प अदर्स एज वेल, ठीक है। सो थैंक यू एंड जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।